नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का जो पाठ है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का, इसका के अभ्यास के प्रश्नों को हम सीखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ का जो सरलार्थ है वो सीखा था, उसका अनुवाद हमने सीखा था। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा लें, ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो, सब कुछ अर्थहीन सा। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। अगला प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में ये कई बार आ चुका है और आगे आने की भी संभावना है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिनाई पर है या यहाँ पर जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। अगला प्रश्न है, कभी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अवसरों की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, तो ध्यान रखें इस प्रश्न का भी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई मर्तबा आ चुका है। सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ शांति व अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट होता है बौद्ध धर्म को मानने वाला, जो मठ का स्वामी होता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएँ फहराई जाती हैं। कई बार नए कार्यों के अवसर पर रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएँ शोक व नए कार्य के शुभ आरंभ का संकेत करते हैं। अगला है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लिखिए। तो भाई जितेन नार्गे ने निम्नलिखित जानकारियां हैं वो लेखिका को दी हैं। सबसे पहले प्रकृति का जो वर्णन किया है वो बताया है। प्रकृति, सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धुप्पी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान, शंकरे जलेबी की तरह घुमावदार हैं।
थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। ये दूरी नहीं, दूरी है भाई, ध्यान रखना। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक स्थिति गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं। रास्ते में कविलोंगस्टॉक है, जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो कविलोंगस्टॉक क्यों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भाई क्योंकि वहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में 7 सीटर्स वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई श्वेत ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति की प्रतीक हैं, और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत भी दर्शाते हैं। अगला है जनजीवन भाई। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियां व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर को संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ करके सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध करके रखती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़ करके स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। उनका जीवन बहुत ही शर्मसाध्य है। उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्कर में अपनी आस्थाएं तथा अविश्वास रखते हैं। अगला जो प्रश्न है भाई वो है, लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कीवी-लॉन्गस्टॉक नाम की जगह पर गई। लोग लॉन्गस्टॉक के घूमते हुए चक्कर के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म का चक्कर है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध देता है। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। तो देखिए भाई, नार्गे है ना, एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड के साथ गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु और इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। चौथा है कि एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। पांचवा है, गाइड को कुशल एवं बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का जो प्रयोजन है वो सफल हो। इसके लिए उसे हर उस छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों की बातों का ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण बनाए। सातवां है, एक कुशल गाइड की वाणी का प्रभावशाली होना भी बहुत जरूरी है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनी रहती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए है प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की
गहनतम वादियाँ और फूलों से लदी घाटियाँ थी। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता था, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता है, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तीस्ता नदी। उसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया है। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर के भाव विभोर हो गई है, जिसने उनके हृदय को काव्य में बना दिया है। तो आइए अगला जो प्रश्न है देखते हैं। प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस लेसन से भाई। प्रकृति को इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। लेखिका चित्र लिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर आंखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों करने पर तुली हुई है। इन अद्भुत और अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर के में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की पारापार से दूर बहती धारा बन करके बह रही हो, और उसकी मन में सारा मैल है वो और वासनाएं इस निर्मल धारा में बह करके नष्ट हो गई हों। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो इस तरह आनंद में भूल चुकी थी, अचानक वहाँ के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठ करके पत्थर तोड़ रही थी, उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। उनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, जहाँ पर कब जान चली जाए कोई नहीं जानता। इसके लिए यह भोजन मात्र पाने का एक उनके लिए है ना, भोजन पाने का एक मात्र साधन है, और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। दूसरी बार उसकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफ्ट मांगते देखा। 7-8 साल के बच्चों को रोज़ 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं, मवेशी भाई पशु, तथा लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। तीसरे लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए सिकमी परिधान में ढकी हुई लड़कियों को देखा। बोकू पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था, जिससे उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य असहाय प्रतीत हो रहा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर के यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वो स्थान नीरस और बेजान लगते हैं, तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में लगे हुए हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितना कम लेकर के समाज को कितना अधिक वापस देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो पत्थरों पर बैठ करके श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे बड़े बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, बच्चे अपनी मां के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियां, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं। वे समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिनके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। भाई, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को दूषित किया जा रहा है भाई यानी प्रदूषित किया जा रहा है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकलना दूषित जल भी नदियों में ही जाता है। यानी हमारे साथ में घरों से निकला दूषित जल होता है ना भाई, वो भी नदियों में जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। अब नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा है। इसका जीवंत उदाहरण जमुना नदी है, जो एक नाले के रूप में बदल गई है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। हमें चाहिए कि हम मिलकर के इस समस्या का समाधान निकालें। हम सबको मिलकर के अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। तो भाई, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेकों बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता हो जाती है, तो कहीं किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है और कहीं पर बारिश होती है नाम मात्र की है, जिस कारण गर्मी की कमी नहीं होती मौसम पर, तो इसका अवसर साफ देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने को बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दियां पड़ती हैं या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण संभव हो रहा है। प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए एक वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो भाई, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है इस लेसन से। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाएगा और वे जमा होकर के खाते पीते गंदगी फैलाते हैं। इससे गंदगी तथा वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर स्नोफॉल देख पाई।
इसका कारण यही है कि वहाँ प्रदूषण नहीं था, अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार का वरदान ही है। आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है भाई। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघल करके जलधारा बन करके नदियों को भर देती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। लास्ट जो प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों में जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? भाई देश की सीमा पर जहाँ तापमान गर्मी में भी -15 डिग्री सेल्सियस होता है, उस कड़कती ठंड में फौजी पहरा देते हैं, जबकि हम वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमारे फौजी सर्दी व गर्मी में वहीं रह करके देश की रक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रख करके जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस लेसन के सारे जो है प्रश्नों को कर लिया है। तो आप इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और इनको बार बार दोहराएं। यूट्यूब से भी आप इसको है ना बार बार दोहरा करके याद कर सकते हैं। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। बहुत महत्वपूर्ण लेसन है ये। मैं इसी प्रकार आपके लिए और नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।